आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा भ्रूण का विकास चल रहा था। भ्रूण के विकास में तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो चुका था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आज हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो हमारा जो हो गया था वो कहाँ तक पूरा हुआ था? जैसे ट्रोपोब्लास्ट जो है बाहरी स्तर, अपने ये जो कोशिकाएं जो थी इन कोशिकाओं से एपिब्लास्ट कोशिकाएं हैं। इन्हीं कोशिकाओं के बाहर ये जो स्तर पाया जाता है, ये कौन सा स्तर था? ट्रोपोब्लास्ट। ये कौन सा स्तर था? ट्रोपोब्लास्ट। तो ये जो कोशिकाएं थी ये कौन से स्तर की कोशिकाएं हैं? ट्रोपोब्लास्ट की। और यहां पर जो है बाहर की तरफ किसका निर्माण हो रहा था? कोरियोनिक विलाई। ये जो थे किसका निर्माण हुआ? कोरियोनिक विलाई का। अब देखो यहां पर ये जो कोशिकाएं थी जो अपन ने, इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ था? पीतक कोश का। ये कौन सा जनन स्तर है? एंडोडर्म। तो इस स्तर की कोशिकाएं कौन सा जनन स्तर बनाती है? एंडोडर्म। इस स्तर की इस सिरे की कोशिकाएं हैं, ये तो क्या बनाती है? प्रिमिटिव गट का निर्माण करती। और इस सिरे की कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती है? पीतक कोश का निर्माण करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या मेसोडर्मल कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? मेसोडर्म का। और इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं आगे जाकर विभाजित करके ये जो है एक स्तर का निर्माण करती है ट्रोपोब्लास्ट के नीचे। इसे क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। तो सबसे बाहरी जनन स्तर का जो निर्माण होता है वो किसका होता है? एक्टोडर्म का। ये तीनों क्या बन जाते हैं? जनन स्तर। आगे जाकर ये विभाजित होता है और आगे एम्ब्रियोलर डिस्क जो है। और दूसरी बात ये जो है ये कोशिकाओं, यहाँ पर पहले कौन सी कोशिकाएं थी? ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं जो धीरे धीरे नष्ट हो गई थी, राउबर्स कोशिकाएं कहलाती थी। और ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो गई? तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक गैप उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण यहाँ एक गुहा बन जाती है। तो यहाँ जो अब संरचना का निर्माण होगा वो देखते हैं। ये तो किसका? ट्रोपोब्लास्ट जनन स्तर है या ट्रोपोब्लास्ट। और यहां पर अब क्या होगा? ये कोरियोनिक विलाई। और यहाँ एक जनन स्तर का निर्माण जो यहाँ पर जो इस तरीके से गुहा बन जाती है और यहाँ पर भी एक क्या बन जाती है? ये जनन स्तर ये है। इस तरीके की एक संरचना बन जाती है जिसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनल डिस्क कहा जाता है। और अब देखो ये जो संरचना, ये तो क्या? कोरियोनिक विलाई। और ये जो संरचना है ये संरचना कौन सी? इनके बीच में अर्थात कोरियोनिक विलाई और उसके बीच में जो गुहा उत्पन्न होती है, तो ये जो है ये कहलाती है एमनियोन गुहा। कौन सी कहलाती है? एमनियोन। एमनियोन गुहा, जिसमें कौन सा द्रव भरा रहता है? एमनियोन द्रव भरा रहेगा। एमनियोन द्रव। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? पीतक कोश या प्राथमिक पीतक कोश। ये हो गया नहीं। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ट्रोपोब्लास्ट जो है
इस ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एक कोशिकाएं स्त्रावित की जाती है और यहाँ पर जो ये गैप है इसमें क्या बन जाए, ये कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। इस तरीके से, और ये जो कहलाता है ये कहलाएगा अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। क्या कहलाएगा? अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। ये जो है ये कहलाएगा अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो है तो ये क्या कहलाएगा? अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। तो अब क्या, अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, अब ये क्या करेगा, इसमें कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे, कुछ कोशिकाएं इधर जमा हो जाती है इसकी और कुछ कोशिकाएं इधर जमा हो जाती है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोशिकाएं जमा हुई है उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? गैप उत्पन्न हो जाता है। तो जो नेक्स्ट जो संरचना बनेगी वो बनेगी, इसको अपन यहाँ बना देते हैं। तो नेक्स्ट जो संरचना बनेगी ये तो ट्रोपोब्लास्ट हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? कोरियोनिक विलाई, और ये जो है ये एमनियोन गुहा, और यहाँ पर जो है ये एपिब्लास्ट कोशिकाएं, और यहाँ पर एक अतिरिक्त गुहा जो है वो बन जाती है जिसे क्या कहते हैं? पीतक कोश। और इस पीतक कोश यहाँ पर अब ये कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो हैं इसकी कोशिकाएं जो हैं दो भागों में बट जाती है, दो भागों में जमा हो जाती है। इधर यहाँ पर ये दो भागों में जमा नहीं होता है, अर्थात इसके बीच में एक अतिरिक्त गुहा और बन जाती है। इस तरीके से, तो ये जो है ये गुहा कहलाएगी अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा। क्या कहलाएगी? अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा, अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा। अब देखो यहाँ पर अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा, और ये जो है ये इधर जो है ट्रोपोब्लास्ट के नीचे का जो स्तर है ये क्या कहलाएगा? ये जो भाग है ये कहलाएगा वित्तीय अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। और ये जो है जो किसके, जो पीतक कोश के बाहर है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतरंग अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। हो गया नहीं हो गया? और आगे चलकर यही भाग जो हैं ये किसके अतिरिक्त जो भ्रूणीय झिल्ली होती है कोरियोन और एमनियोन जो है उनका निर्माण होगा। यहाँ पर उनको भी देखेंगे अपन। तो ये और यहाँ पर जो है ये जो अतिरिक्त मेसोडर्म जो है वो दो भागों में विभाजित नहीं होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है कि ये ट्रोपोब्लास्ट से जुड़ा हुआ रहता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे जहाँ से ये क्या होगा भ्रूण, ये एम्ब्रियोनल डिस्क
अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इस भाग से क्या होती है, जुड़ी रहती है। प्लेसेंटा भी, इसका निर्माण भी कहाँ होगा, इधर ही होता है। क्लियर? तो ये बन जाते हैं। उसके बाद में किसका निर्माण होगा, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होगा, जो 4 प्रकार की होगी, एलेंटॉइस, कोरियन, एमनियन और पीतक कोश। ये 4 भ्रूणीय झिल्लियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभी अपन देखते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। क्या देखेंगे अभी अपन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो है वो कितनी होती हैं, 4 प्रकार की होती है, एमनियन, कोरियन और पीतक कोश और एलेंटॉइस। इन सभी का डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट किससे होता है, इनका निर्माण किसके द्वारा, ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट द्वारा होता है। तो ये जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां की बात करते हैं, तो यहां पर देखो एक बार, तो भ्रूण का जो निर्माण होता है, किसका, भ्रूण का, इसको अपन बीच में ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, तो यहां पर ये जो है ये है कौन, भ्रूण। इस भ्रूण का क्या हो रहा है, निर्माण, भ्रूण का विकास होगा। और विकास के दौरान जो पीतक कोश जो है वो तो किसके रूप में रह जाता है, एक पाउच के रूप में। इस तरीके से ये पीतक कोश, और इसके आगे जो दूसरा भाग जो है ये छोटा होगा इससे, ये एलेंटॉइस। और जो तीसरी भ्रूणीय झिल्ली जो है उसकी बात करता हूं, तो ये जो है ये संपूर्ण भ्रूण जो है उसको क्या करती है, घेरे रहती है। और नेक्स्ट जो है वो क्या करती है, इस संपूर्ण, जिसमें एमनियन और ये जो है ये किसका निर्माण होगा, यहां पर कोरियोनिक विलाई। इस तरीके से किसका निर्माण हुआ, संरचना का। अब देखो यहां पर ये जो है ये तो क्या कहलाएगा, पीतक कोश। ये तो क्या है, पीतक कोश। और ये जो है ये कहलाएगा एलेंटॉइस। ये क्या कहलाएगा, एलेंटॉइस। अब इस पीतक कोश के चारों तरफ यहां पर एक मीजोडर्म जो होता है, अतिरिक्त मीजोडर्म का क्या होता है, निर्माण होता है, जो अपन ने पहले देखा। और इसी तरीके से अतिरिक्त मीजोडर्म का निर्माण कहाँ होता है, इस एलेंटॉइस के। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन जो हो गया वो अंदर की तरफ जो है ये तो क्या, एक्टोडर्म, और बाहर की तरफ जो होगा ये क्या है, मीजोडर्म। तो एक्टो और मीजो का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे क्या कहा जाता है, स्प्लैंक्नो। तो ये जो कंडीशन जो है ये कंडीशन क्या कहलाएगी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है वो कहलाती है स्प्लैंक्नो प्ल्यूरिक। क्या कहलाएगी, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक। और स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक जो है इसमें क्या होगा कि जो बाहर की तरफ, इस कंडीशन की बात करते हैं तो बाहर बताओ क्या है, आउटर जो है बाहर की तरफ तो क्या है, मीजोडर्म। ये तो क्या है, मीजोडर्म। और अंदर की तरफ जो है यहां पर ये क्या है, अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी ये क्या है, एंडोडर्म। और इसकी बात करते हैं एलेंटॉइस में, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर भी क्या है, एंडोमीजो है। तो ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी, स्प्लैंक्नो, क्या कहलाएगी, स्प्लैंक्नो प्ल्यूरिक। और इसमें
क्या होगा बताओ। देख बाहर जो है वो तो क्या है मीजोडर्म, बाहर तो क्या है मीजोडर्म, और अंदर जो है वो क्या है एंडोडर्म, अंदर क्या है एंडोडर्म। ये बात क्लियर। अब देखो यहां पर ये बात करते हैं तो ये जो है इसके चारों तरफ भी क्या है अतिरिक्त भ्रूणीय मीजोडर्म है, और ये अतिरिक्त भ्रूणीय मीजोडर्म और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं एमनियोन का। और ये किसके एक गुहा का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहा जाता है एमनियोन गुहा कहा जाता है। और इसी गुहा के अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है एमनियोन द्रव भरा रहता है। तो ये जो द्रव है ये तो क्या कहलाएगा एमनियोन, एमनियोन द्रव। और ये जो है ये क्या कहलाएगी एमनियोन गुहा, सॉरी एमनियोन झिल्ली। और ये एमनियोन झिल्ली और ये जो है ये कंडीशन जो है वो कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी कौन सी कंडीशन होगी किसमें, इसकी बात करते हैं तो ये है सोमेटोप्ल्यूरिक। ये जो कंडीशन कौन सी, जिसमें क्या होगा कि ये जो है ये तो क्या है एक्टोडर्म और ये क्या है मीजोडर्म। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है एक्टो और मीजो का। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है सोमेटोप्ल्यूरिक। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी सोमेटोप्ल्यूरिक। और इस सोमेटोप्ल्यूरिक में क्या होगा कि जो बाहर की तरफ जो होगा, बाहर तो क्या है इसमें मीजोडर्म, ये तो क्या है मीजोडर्म, और अंदर जो है वो क्या होगा एक्टोडर्म, ये क्या होगा एक्टोडर्म। क्लियर। और अगर यहां बात करते हैं तो ये जो है यहां पर भी अतिरिक्त मीजोडर्म होगा, किसके साथ होगा एक्टोडर्म के साथ। तो यहां पर भी एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण होता है और इस भ्रूणीय झिल्ली को क्या कहा जाता है कोरियोन, क्या कहा जाता है कोरियोन। और ये जो है इसी कोरियोन ये क्या है माइक्रोबिला वो ये क्या है कोरियोनिक बिलाई, कोरियोनिक बिलाई। और ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन भी कौन सी होगी सोमेटोप्ल्यूरिक होगी, नहीं होगी सोमेटोप्ल्यूरिक। और यहां जो होगा बताओ देखो बाहर तो क्या होगा, बाहर क्या होगा एक्टोडर्म और अंदर क्या होगा मीजोडर्म, होगा नहीं होगा। तो ये चार अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली ये क्या है भ्रूण, ये क्या कहलाएगा भ्रूण। तो भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण विकास के दौरान ये पीतक कोष जो है ये तो क्या काम करता है कि जो पक्षी और रेप्टाइल्स वर्ग के जो सदस्य जो अर्थात जो अंडे देते हैं, अर्थात जिनमें भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है मादा शरीर के बाहर, उनमें क्या किया जाता है पीतक कोष के अंदर पीतक का संचय किया जाता है। और पीतक जो है वो क्या है एक पोषक पदार्थ तो विकसित हो रहे भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं पोषक प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर। परंतु मनुष्य जो है मनुष्य में पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है अपरा के द्वारा। तो मनुष्य के अंदर ये क्या होगा अल्प विकसित होता है, मनुष्य में यह अल्प विकसित होता है, जबकि किसमें पक्षी और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें यह अत्यधिक विकसित होता है। और एलेंटॉइस जो है इसका काम क्या है, इसका काम है नाइट्रोजनीय अपशिष्ट padaर्थों का संचय करना, जिसमें यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का संचय
करता है। अब ये मनुष्य में तो होगा नहीं, क्योंकि मनुष्य में बहुत कम विकसित होगा। ये है मनुष्य में कम विकसित होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में तो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता? अपरा के द्वारा। पोषण प्रदान किससे किए जाते? अपरा के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता? अपरा के द्वारा। होगा नहीं होगा? तो ये जो है ये दोनों किसमें अत्यधिक विकसित होते हैं कि पक्षी और रेप्टाइल्स वर्ग के सदस्यों में होते हैं। और ये जो है ये क्या भरा हुआ है यहाँ पर क्या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है एमनियोन द्रव। ये क्या है? एमनियोन गुहा। ये जो है ये क्या है? एमनियोन गुहा। और इस एमनियोन गुहा में कौन भरा हुआ है? एमनियोन द्रव। और इस एमनियोन द्रव में क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती हैं, भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूणीय कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। तो इसके लिए क्या की जाती है? भ्रूण का जब विकास हो रहा होता है उस टाइम एक जांच की जाती है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो इस गुहा से द्रव निकाला जाता है कुछ सूक्ष्म मात्रा में, और उस द्रव में जो एमनियोन कोशिकाएं, भ्रूणीय कोशिकाएं जो होती है, उन कोशिकाओं की जांच की जाती है। और उन्हीं कोशिकाओं की जांच के द्वारा क्या लगाया जाता है? भ्रूण के अंदर असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। और उसी तकनीक को क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो झिल्ली है ये कहलाएगी कोरियन। और ये जो काम करती है ये काम करती है किसका? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको निष्कासित करने का कार्य करती है। वही पक्षियों में ही होगा ये काम जो होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? अपरा के द्वारा किया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये तो किसका काम करती है? अतिरिक्त भ्रूणीय गट का काम करेगी नहीं करेगी? अतिरिक्त भ्रूणीय गट जो है का कार्य करती है। और ये जो है ये किसका काम करेगी? अतिरिक्त भ्रूणीय किसका काम करेगी? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा निकलते हैं? किडनी के द्वारा। तो अतिरिक्त भ्रूणीय वृक्क का कार्य करती है, वृक्क का कार्य करती है। और ये जो है ये किसके समान कार्य कर रहा है? अतिरिक्त भ्रूणीय लंग्स के समान कार्य करता है। क्लियर? तो ये थी भ्रूणीय, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जिनका विकास किससे होता है? ट्रोपोब्लास्ट से। और इनका कार्य क्या होता है? पोषण प्रदान करना और क्या करना? सुरक्षा करने का कार्य होता